नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में साफ तौर पर लिखा हुआ है, किसी से भी लिंग, जाति, भाषा, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब संविधान में 93वां संशोधन किया गया, जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश को लेकर कुछ बदलाव किए गए। तब उसमें बताया गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए ये संशोधन किए जा रहे हैं। उस वक्त तो इस कानून का बदलाव समझ में नहीं आया, लेकिन इसी संशोधन के आधार पर वर्ष 2007-8 में अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति देने का चलन शुरू हुआ। ये सरकारी चलन हाल में ही चर्चा में है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। 144 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला पकड़ा है। यहाँ पाया गया कि अनेक राज्यों में ये घोटाला हुआ है, जहाँ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के नाम पर बरसों बरस से ये लूट चल रही थी। किसी किसी राज्य में 70% तक ये फर्जी छात्र पाए गए हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 हमें यह समझाता है कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाए, लेकिन संशोधन के आड़ में जो कुछ भी हुआ उसकी परिणति आज समझ में आ रही है। यहाँ लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या देश में 30 करोड़ की आबादी अल्पसंख्यक हो सकती है, और खास तौर पर अल्पसंख्यक होने का फायदा कौन उठाता है, यह हर कोई जानता है। वैसे तो अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी इन पंथों को शामिल किया गया है, लेकिन अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों की संख्या बहुतायत होने के कारण जाहिर तौर पर मदरसों को सबसे ज्यादा छात्रवृत्तियां मिलती रही, और इन्हीं मदरसों के आड़ में जो घोटाला हुआ है उसे देश को जानना समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे और इसके पीछे कैसी साजिश चल रही थी। आपको ये जानकर हो सकता है हैरानी होगी, इस वक्त हमारे देश में करीब 1,80,000 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं। अब इन संस्थानों की जांच सीबीआई कर रही है। दरअसल बीते 10 जुलाई को अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से 10 जुलाई की एक रिपोर्ट के आधार पर जब इस मामले को सीबीआई को दिया गया, तो कुछ हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। इस जांच के अनुसार 34 राज्यों के 100 जिलों में मंत्रालय ने आंतरिक जांच कराई। इसमें अब तक 21 राज्यों के 1,572 संस्थानों में से 830 फर्जी संस्थान पाए गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अभी फिलहाल जांच 1572 संस्थानों की हुई है, उसमें से 830 फर्जी पाए गए, यानी इसमें से 53% फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं। बाकी बचे राज्यों के संस्थानों की जांच अभी जारी है। फिलहाल अधिकारियों ने इन 830 संस्थानों से जुड़े फर्जी खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बैंकों ने आखिर कैसे फर्जी आधार कार्ड और फर्जी केवाईसी के बूते फर्जी अकाउंट खोलने की अनुमति दी। बैंक की ओर से इतनी बड़ी मात्रा में कैसे लापरवाही बढ़ती गई? क्या ये कोई संगठित अपराध चल रहा था, या बैंक सब कुछ आंखें मूंदे स्वीकार कर रहा था? अभी तो 1,80,000 संस्थानों में ये एक शुरुआती जांच है। छत्तीसगढ़ के कुछ आयुर्वेदिक कॉलेज की हमें जानकारी मिली है। राजनांदगांव का एक आयुर्वेदिक कॉलेज है जिसे जैन पंथ के लोग संचालित करते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है उस बारे में हम आगे कुछ चौंकाने वाली बड़ी जानकारी आप तक देने जा रहे हैं। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, हमारी लीगल टीम इसकी जांच कर रही है। फिलहाल मैं जब अब स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ राज्यों की चर्चा करूंगा जहां अभी शुरुआती जांच हुई है। जैसे राजस्थान में 128 संस्थानों की जांच की गई, इसमें 99 नकली नॉन ऑपरेशनल पाए गए। असम में 68% संस्थान फर्जी पाए गए। उत्तर प्रदेश में 44% संस्थान फर्जी पाए गए। पश्चिम बंगाल में 39% संस्थान फर्जी पाए गए। केरल के मल्लापुरम में एक ब्रांच में 66,000 स्कॉलरशिप दी गई है। यह संख्या रजिस्टर्ड किए गए पात्र अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या से भी ज्यादा पाई गई, यानी जितने टोटल एडमिशन थे उससे भी ज्यादा यहाँ छात्रवृत्तियां निकाली जा रही थी। इसी तरह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक कॉलेज में 5,000 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है। उस कॉलेज में 7,000 स्कॉलरशिप क्लेम की गई। इतना ही नहीं, पंजाब में तो एक मोबाइल नंबर से 22 स्कॉलरशिप निकाली जा रही थी। यह सब इसी देश में संभव है जहां अल्पसंख्यकों को पालने पोसने या सही अर्थों में कहा जाए तुष्टीकरण के लिए यह सब चलता रहा। कानून तक बदला गया, कानून में संशोधन किया गया। कानून में 2005 का जो 93वां संशोधन था
उसी की परिणति आज रंगे हाथों पकड़ी गई है। आखिर क्यों ये संशोधन किया गया था और यह सब संगठित अपराध कैसे चल रहा था, जिसके तहत कक्षा 1 से लेके PhD तक छात्रवृत्तियां रेवड़ी की तरह बांटी जा रही थी। ये शुरुआत 4,000 से होती है और 25,000 रुपए महीने तक की छात्रवृत्ति मिलती रही। फिलहाल जांच में तो 144 करोड़ पकड़ाया है। आगे दावा किया जा रहा है कि यह मामला कहीं और बहुत बड़ा है। हमारे देश को 1976 के बाद धर्मनिरपेक्ष कहा गया, क्योंकि तब भी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान चुपचाप संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को डलवा दिया। समाजवाद के साथ धर्मनिरपेक्ष शब्द को जिस ढंग से परोसा गया, वो मौसम कुछ ऐसा था कि समूचा विपक्ष और मीडिया जेल में था। किसी को कानों कान भनक ना लगे, इसके लिए इमरजेंसी का मौका चुना गया। जबकि बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान निर्माण करने वाली समिति ने हमारे संविधान के पहले पन्ने पर भगवान राम की तस्वीर इसलिए छापी थी क्योंकि देश का विभाजन ही धर्म और मजहब के आधार पर हुआ था, और वैसे भी सनातन इस देश की आत्मा में बसते हैं। यही कारण है कि संविधान के मूल पृष्ठ पे, जैसे आप गूगल में कभी भी देख सकते हैं, भगवान श्री राम की तस्वीर छापी गई। लेकिन कालांतर में सिर्फ वोट बैंक के लिए जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया, वहां सिर्फ मामला स्कॉलरशिप का नहीं है, वक्फ बोर्ड का मामला भी बेहद हैरान करने वाला है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत सरकार का रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति या प्रॉपर्टी किसी के पास है, वो है वक्फ बोर्ड के पास। रेलवे तो अपने विस्तारीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण करता है और रक्षा मंत्रालय की भी अपनी जरूरतें हैं, लेकिन ये वक्फ बोर्ड इस जमीनों का क्या करता है, किस तरह से इतनी सारी संपत्तियां बनाई गई, हजारों हजार करोड़ रुपए की संपत्ति में कब्जा करने के लिए किस तरह से कानून बनाए गए, इसी धर्मनिरपेक्ष देश में किस तरह से तुष्टीकरण का खेल चलता रहा। हालांकि यह गौर करने वाली बात है कि मौजूदा समय में मोदी सरकार की नजर इस वक्फ बोर्ड पर कुछ वक्र या टेढ़ी पड़ी है। यही कारण है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के चंद दिनों पहले उसमें की मनमोहन सरकार ने दिल्ली के प्राइम लोकेशन में 123 से ज्यादा अरबों की प्रॉपर्टियां जिस तरह से खैरात में रातों रात वक्फ बोर्ड को दी थी, उसे अब मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जा रहा है। इस वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन एक बार फिर आपको यह संक्षेप में समझना होगा आखिर किस तरह से हमारे लोकतांत्रिक देश में, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, वहां तुष्टीकरण की आड़ में क्या कुछ चल रहा है। आखिर कैसे वक्फ बोर्ड धीरे धीरे देश में अपना कब्जा करते जा रहा है, वो भी कानून के आड़ में, पूरी तरह गैर कानूनी हम उसे कह सकते हैं। ये वही वक्फ बोर्ड है जिसके कारण प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनाया जा पा रहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में फिलहाल अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी विवाद, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद के अलावा तमिलनाडु के तिरुचेंगुथुरई गांव के 1500 साल पुराने मंदिर के जमीन विवाद सहित समय समय पर अनेक ऐसे मामलों को जन्म दिया, जिनके उजागर होने के बाद देश की जनता अब जागरूक हुई है। अब लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है और लोग अब प्रश्न के प्रति प्रश्न खड़ा करते हैं। गूगल करके सारी बातें सर्च कर ली जाती है। अब हमें यहाँ संक्षेप में समझना होगा कि आखिर ये वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वो संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई हो। हालांकि पैसे और संपत्ति का वक्फ हो सकता है जिसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के साथ ही गरीबों की भलाई के लिए किया जा सके। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति का इस्तेमाल इस्लाम धर्म के काम के लिए लंबे समय तक किया जाए तो संपत्ति को वक्फ बोर्ड का भी माना जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान देता है तो उस संपत्ति पर भी व्यक्ति का मालिकाना हक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर संपत्तियों और पैसों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। लेकिन 1995 में इस वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार दिए गए, वैसे वक्फ बोर्ड का निर्माण देश में आजादी के फौरन बाद 1954 में वक्फ अधिनियम बनाया गया और उसके बाद 1964 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। 1995 में जो असीमित अधिकार दिए उसी का दंश हम भुगत रहे हैं। नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब 1995 में वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी असीमित शक्तियों से किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है, किसी भी संपत्ति पर। इतने पर भी मन नहीं भरा तो 2013 में इसमें और ज़्यादा संशोधन किए गए और इसी वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा
पावरफुल बना दिया गया। आपको जान के हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति के लिए नोटिस दे सकता है। इस नोटिस का कोई पैमाना नहीं होता, वो जिसे चाहे जब चाहे नोटिस दे सकता है और इस नोटिस के साथ ही असल खेल शुरू हो जाता है। बिना किसी जांच के वक्फ बोर्ड, चाहे बंजर जमीन हो, खेती की जमीन हो, खेल का मैदान हो, मंदिर हो, यहाँ तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या पूरा का पूरा गांव ही क्यों ना हो, बोर्ड किसी को भी नोटिस भेज सकता है। नोटिस भेजने के लिए एक समाचार पत्र में नोटिस छपवाना होता है। यदि किसी भी कम सर्कुलेशन वाले अखबार में नोटिस छप जाए और कोई व्यक्ति इस नोटिस को न पढ़ पाए तो 30 दिन के भीतर उस व्यक्ति का दावा समाप्त हो जाता है और नोटिस दी हुई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। आपको शायद जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन यही सत्य है। अब मैं आपको संक्षेप में धारा 40 के बारे में बता रहा हूं, जो वक्फ बोर्ड की धारा 40 है। वो क्या कहती है? धारा 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी की जांच करता है और यदि बोर्ड को लगता है कि, गौर कीजिएगा, सिर्फ लगने मात्र से किसी सोसाइटी, मुक्त या ट्रस्ट की कोई संपत्ति वक्फ की है तो फिर बोर्ड से संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। इसी धारा 40 की असीमित शक्तियों के आधार पर वो जिले के कलेक्टर या दंडाधिकारी को बोर्ड नोटिस दे सकता है। किसी भी जिले का कलेक्टर वैसे तो सर्वे सर्वा होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो धारा 40 में असीमित अधिकार दिए हैं उसके आधार पर बोर्ड डीएम को ये आदेश देगा कि वो जमीन उसकी है और उसे खाली करवा कर दिया जाए। जी हाँ, बोर्ड कलेक्टर को आदेश देने में भी सक्षम होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या केंद्र सरकार इस वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं कर सकती? तो उसका उत्तर अब मिलने लगा है। जिस तरह से दिल्ली की 123 संपत्तियों को लेकर केंद्र ने एक्शन दिखाया है, जिस तरह से कश्मीर में धारा 370 और 35 से समाप्त किया गया है, उसी की तर्ज पर आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। हमारे पास इस बारे में कुछ पुख्ता जानकारियां सामने आ रही है। जरूरत है थोड़ी सी प्रतीक्षा की। लोग उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग है तो उसे घसकर तुरंत जिन को आदेश क्यों नहीं दे देते, लेकिन ऐसा हमने बचपन में कॉमिक्स में पढ़ा है। व्यवहारिक जिंदगी में कूटनीति और राजनीति भी कुछ मायने रखती है। कुछ लोगों को ये बातें देर से समझ में आती है, लेकिन देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, कुछ बड़े बड़े काम जो चुपचाप हुए हैं, हमें यह समझना होगा। यदि खाई के अंदर मकान बनाना हो तो पहले खाई को पाटना पड़ता है। विगत 75 सालों में जो खाई बनाई गई है, जिस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, एक तरफ तो समता मूलक समाज की कल्पना की जाती है, दूसरी तरफ इस तरह का जो तुष्टीकरण होता है उसे हम अच्छी तरह समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, समता के भाव के लिए ये कहाँ तक जायज है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका तो जनमंच है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।